सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्रवाई के लिए मांगा जाएगा सहयोग। 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच नई दिल्ली में बैठक जारी। एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, अफगानिस्तान सहित क्षेत्र में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना गहरी चिंता का विषय है। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए सभी से एकजुट होने का किया आह्वान। उदयपुर में जारी G20 के शेरपाओं की बैठक के आज तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में कल दूसरे दिन भारत की G20 अध्यक्षता के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर हुई चर्चा। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि हमारी अध्यक्षता में आशा, सद्भाव, बेहतरी और सभी की एकता पर रहेगा जोर। देश आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कर रहा है नमन। संसद भवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत अन्य गणमान्य नेताओं ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। मुंबई स्थित चैत्य भूमि में भी बाबा साहब को दी जा रही है श्रद्धांजलि। कोलंबिया में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन ने मचाया हड़कंप। देश के प्यूबेलो रिको प्रांत में भूस्खलन के कारण 33 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जताया हादसे पर शोक। फीफा विश्व कप फुटबॉल में 5 बार की विजेता ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। वहीं एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में जापान को 3-1 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में स्थान किया पक्का। अंतिम 16 के मुकाबले में आज मोरक्को का सामना होगा स्पेन से। वहीं देर रात स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल यानी बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सदन का कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने, सत्र के दौरान विधायी कार्यों सहित इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से सहयोग की अपेक्षा की है। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और ये 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर सर्वदलीय बैठक की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी साफ तौर पर, और इसमें तमाम रणनीतियां बनती नजर आएंगी। क्या जानकारी है आपके पास? कि ये जो बैठक 11 बजे से होनी थी ये शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं कि तमाम नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रमुख दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी और तमाम अन्य दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी दलों को न्योता जाता है, जो प्रमुख दल हैं उनके फ्लोर लीडर्स को इस बैठक में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से, जिससे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सके कि संसद के सत्र के दौरान किन अहम मुद्दों पर चर्चा विपक्ष चाहता है, और सरकार विधायी कामकाज का एक ब्यौरा देती है कि कौन से विधेयक वो सदन के पटल पर रखना चाहती है। इसका एक औपचारिक एक तरह से जानकारी संसद में विपक्षी दलों के नेताओं को दी जाती है। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक जब हम देखेंगे कि यह बैठक कब शुरू हो चुकी है, ठीक 11 बजे से यह बैठक होनी है और इसमें मंथन होगा कि किन अहम मुद्दों पर विपक्ष अपने बात रखना चाहता है सत्र के दौरान। और हम देख रहे हैं कि सभी प्रमुख दलों के नेता पहुंच चुके हैं बैठक के लिए। शैलेंद्र, ऐसे में जो तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं जिसको विपक्ष उठाने की बात कर रहा है, वो मुद्दे कितने प्रभावी हैं और संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब जिस तरह से निर्णय लिया जा रहा है, जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं, वो क्या लगता है कितनी कारगर साबित होंगी?
ये देखिए, कोशिश यही रहती है संसद का सत्र जब शुरू होता है सत्ता पक्ष की कि वो विपक्ष को इस बात के लिए राजी करे कि जिन मुद्दों को वो सदन में उठाना चाहते हैं वो नियमों के तहत उठाएं, सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक सहमति बनती है और सदन में चर्चा होती है महत्वपूर्ण विषयों पर, लेकिन कई बार टकराव की स्थिति भी होती है। और यही वजह है कि टकराव की स्थिति न हो, उससे बचने के लिए हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाते हैं, सरकार की तरफ से बैठक बुलाई जाती है और आमतौर पर सत्र के पहले दिन, सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होकर अपील भी करते हैं कि सभी सदस्य, सभी लोकसभा सांसद, सभी संसद सदस्य सहयोग करें सत्र को चलाने को लेकर। तो निश्चित तौर पर कई बार हम देखते हैं कि इसका एक असर होता है और तमाम मुद्दों पर मतभेद और तमाम मुद्दों पर टकराव के बीच एक रास्ता निकलता है, जिसमें हम देखते हैं कि संसद में जमकर कामकाज होता है। लेकिन कई बार गतिरोध की स्थिति भी देखने को मिलती है और जिसकी वजह से विपक्ष के हंगामा की वजह से सत्र बाधित होता है। लेकिन उम्मीद यही है कि जब नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है तो अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, विधायी कामकाज भी तेजी से आगे बढ़ेगा और सरकार इसी बात की उम्मीद को लेकर इस सर्वदलीय बैठक में अपना एजेंडा सामने रखेगी कि किन अहम विधेयकों के साथ वो इस सत्र में आगे बढ़ना चाहती है। शैलेंद्र, मॉनसून सत्र के दौरान हमने देखा था कि विपक्ष में जो तमाम बड़े नेता हैं वो सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे थे। अब की बार भी, क्योंकि मुद्दे उनके पास तब भी वही थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मॉनसून सत्र जो था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया और तमाम विधायी जो कामकाज थे वो सुचारू रूप से नहीं चल पाए। अब की बार की स्थिति क्या कहती है? क्या विपक्ष के जो लोग हैं वो भी इस पूरी बातचीत में शामिल हो रहे हैं या अब की बार भी वो नदारत ही नजर आ रहे हैं और फिर अब की बार कुछ ऐसा अंदेशा नजर आ रहा है कि हंगामा देखने को मिल सकता है संसद में? ये देखिए, जहां तक प्रमुख दलों के नेताओं की भागीदारी का सवाल है, सर्वदलीय बैठक में हम देख रहे हैं कि तमाम प्रमुख दलों के नेता, कांग्रेस, डीएमके और फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम हम नेता जो विभिन्न प्रमुख दलों के नेता हैं, उनको हम देख रहे हैं कि वो बैठक में पहुंचे हैं। अब बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होती है, किन मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। लेकिन ये जरूर एक कोशिश होगी कि कोई टकराव की स्थिति न हो सत्र के दौरान और सुचारू रूप से कामकाज ज्यादा से ज्यादा चले। शैलेंद्र, सरकार को घेरने की कवायद हमेशा विपक्ष की रही है, ऐसे में विपक्ष की रणनीति भी रही होगी सर्वदलीय बैठक से पहले कि किस तरह से यहां पर अपने पॉइंट्स को रखा जाए और उसके बाद संसद में उन पॉइंट्स पर उसको उठाया जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से चर्चा का जो दौर था, पिछली बार भी हमने देखा कि चर्चा के लिए आमंत्रण भी दिया गया था कि आप आइए चर्चा के लिए, सरकार तैयार है, लेकिन चर्चा नहीं, हंगामा देखने को मिला था। अब की बार की स्थिति जो है, क्या बदलाव नजर आएगा अब की बार की स्थिति में? देखिए, हर सत्र इस उम्मीदों के साथ शुरू होता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा चर्चा होगी, ज्यादा से ज्यादा विधायी कामकाज आगे बढ़ेगा और टकराव कम से कम होगा। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि विपक्षी दलों का क्या रुख होता है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को वो सदन में उठाना चाहते हैं, इस बात के संकेत मिल गए हैं। ऐसे में क्या स्थिति बनती है, किस तरह की सहमति बनती है नियमों को लेकर, सदन में देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर उम्मीद की जा सकती है, जो कि संसदीय लोकतंत्र में हम देखते हैं कि हमेशा रास्ता निकलता है टकराव से बचकर, चर्चा का, सदन में वाद विवाद का और बहस में अपनी बात रखने का। तो निश्चित तौर पर उम्मीद पूरी है कि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी और विधायी कामकाज भी तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक जारी है। बैठक में सम्मेलन में अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद के खतरे से निपटने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक का आयोजन इस साल जनवरी में हुए पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा और राष्ट्र प्रमुखों द्वारा मिले दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रहा है। भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में तय मुद्दों का ब्यौरा भी जारी किया जाएगा। और वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की इस बैठक में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक को लेकर कहा, हम महान मंथन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भविष्य के बारे में अनिश्चितता के समय मिले हैं। उन्होंने कहा, एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध मध्य एशिया हमारे साझा हित में है। Time of great churn and international relations and uncertainty about the future. A peaceful, secure,
prosperous Central Asia is in our common interest. Today's meeting, therefore, assumes importance as it provides us an opportunity to discuss matters which require greater cooperation and coordination amongst the regional countries. और वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वित्त पोषण आतंकवाद की जीवनदायिनी है और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना हम सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को सहायता प्रदान करने से बचना चाहिए। Persistence of terrorist networks in the region, including in Afghanistan, is also a matter of deep concern. Financing is the lifeblood of terrorism, and terror financing should be an equal priority for all of us. We should also call on all UN members to fulfill obligations enshrined in the relevant counter-terrorism conventions and protocols, and refrain from providing any form of support to entities or persons involved in terrorist acts. मेघना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघना का रुख करते हैं। मेघना, जैसा कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और जितनी भी चुनौतियां हैं उन पर ये बैठक कारगर साबित होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से रणनीति बनती हुई नजर आएगी। कौन कौन से ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जिन पर बात हो रही है? देखिए गौरव, अगर हम सिर्फ खासकर पहले मुद्दों की बात करें तो सबसे पहला मुद्दा अफगानिस्तान की परिस्थिति है। वहां पे पनप रहे आतंकवाद, उसके साथ ही ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फाइनेंसिंग, साइबर क्राइम, ये सब ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। और जिस तरीके से टेररिस्ट नेटवर्क अब और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ये कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और भारत दोनों के ही इंटरेस्ट में हैं। और यहाँ पर दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो अपना कॉमन इंटरेस्ट शेयर करती हैं इन सभी चीजों को कॉम्बैट करना। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि जब जनवरी में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मध्य एशियाई नेताओं ने अगर भारत मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए चर्चा की थी, उसमें उन्होंने कई चीजों पर सहमति जताई थी, जिनमें से सुरक्षा परिषद के सचिवों की नियमित बैठक पर भी सहमति जताई गई थी। जिसके बाद अब ये बैठक हो रही है। हमने देखा कि किस तरीके से अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में सभी जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं सेंट्रल एशियाई देशों के, उन्होंने साफ तौर पर अफगानिस्तान की परिस्थिति, टेररिज्म की परिस्थिति और एक और अहम चीज है कनेक्टिविटी, इस पर काफी ज्यादा जोर दिया है। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं गौरव, जिन पर आज चर्चा होगी। और बेशक ये इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं, एक जॉइंट कम्युनिके आने की संभावना है जो इस बैठक के बाद आएगी। लेकिन इसमें कनेक्टिविटी भी एक बड़ा प्रोमिनेंट मुद्दा रहेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, तो वो कॉरिडोर बहुत अहम हो जाता है, जिसमें अगर हम देखें तो भारत से ईरान, अफगानिस्तान, अर्मीनिया, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच ये INFCC, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि भारत इस परियोजना का लगातार समर्थन करता रहा है। बिल्कुल मेघना, क्या खाद्य आपूर्ति भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि जब अफगानिस्तान में इस तरह की स्थितियां नजर आई थी, वहां पर भारत ने काफी मदद भी की थी अफगानिस्तान की, तो ऐसे में खाद्य आपूर्ति को लेकर भी क्या इस पर संवाद हो सकता है? बिल्कुल, देखिए गौरव, जिस तरीके से ये एक बहुत प्रमुख मुद्दा है जिसका आपने जिक्र किया है, क्योंकि अभी जिस तरीके से अजीत डोभाल ने कहा, NSA ने कहा कि जो हम मिल रहे हैं, ये जो मीटिंग है वो इस परिदृश्य में हो रही है जब एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्न नजर आ रहा है। जो परिस्थिति है वो स्टेबल उतनी ज्यादा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी दो प्रमुख मुद्दे हैं जो हर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में तरीके से डिस्कस किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं भारत किस तरीके से लगातार खाद्य सामग्री, एक तरीके से मदद के तौर पर खाद्य सामग्री भेज रहा है, मेडिकल सप्लाईज की कई बार भेजी गई हैं। उसके अलावा अब हम क्योंकि जानते हैं कि ठंड का समय आ रहा है और अफगानिस्तान में परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है ठंड के समय, और खाद्यापूर्ति बहुत ही अहम और एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही अहम मुद्दा है अफगानिस्तान में।
ऐसे में ये देखना होगा इस पर कितनी बातचीत होती है और कहाँ ये बातचीत आगे बढ़ती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। एक दिशा इसमें बेशक तय हो सकती है कि किस तरीके से एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। उसके अलावा भी हमने देखा है कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं सिक्योरिटी काउंसिल के कई देशों ने, उन्होंने ये कहा कि हम एक तरीके से एक बायोलॉजिकल संकट के बाहर निकले हैं और अब हमें कोई टेररिज्म के जो संकट है उसे भी कॉम्बैट करना है। तो सबसे मेघना, कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर जो एक विचारधारा है वो सभी देशों की एक समान नजर आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि आतंकवाद जो दंश है उसको पूरा विश्व झेल रहा है। तो ऐसे में आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए, उस पर और कड़े कदम उठाने के लिए यहां से जो रणनीतियां बनती नजर आएंगी, क्या वो और एक बेहतर और मजबूत, जो पूरा हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया है, उसके लिए एक स्थिर कदम साबित होंगी? अहम यहाँ पर अगर हम जिस तरीके से आप बोलेंगे साझा इंटरेस्ट है गौरव, और साझा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसे सेंट्रल एशियाई देश हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और वहां से पनप रहे आतंकवाद से उन्हें खतरा है, वहां से पनप रहे आतंकवाद का वो शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति और भारत भी एक तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का विक्टिम रहा है और ऐसे में इसीलिए ये इंटरेस्ट जो है वो साझा है। हम जानते हैं कि ये एक बैठक जो है वो अहम इसलिए भी है, 30 सालों 30वीं वर्षगांठ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच के राजनयिक संबंधों की, और ऐसे में भारत जो है एक बहुत हाई प्रायोरिटी अफोर्ड करता है सेंट्रल एशियाई देशों को, एशिया का दिल मानता है मध्य एशियाई देशों को। ऐसे में सबसे अहम है कि किस तरीके से वहां पर टेररिज्म को कॉम्बैट किया जाए, और ना केवल टेररिज्म, क्योंकि अब हम जानते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है जो कई प्लेटफॉर्म्स पर, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर उठाया गया है और अब टेरर फाइनेंसिंग जो है अपना रूप बदल चुका है, क्योंकि कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन अब नहीं होता है, अब ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। क्रिप्टोज की बात करें, डिजिटल करेंसीज की बात करें तो डिजिटल करेंसी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, जिससे टेरर फाइनेंसिंग को ट्रेस करना भी एक बड़ा चैलेंज है। और ना केवल टेरर फाइनेंसिंग बल्कि साथ ही सबसे अहम बात है कि किस तरीके से ज्यादा डेटा शेयरिंग हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का एक बढ़िया और बेहतर कोऑर्डिनेशन हो भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच, जिससे कि इस समस्या को, टेररिज्म की पूरी समस्या को एक रणनीति मिले, इसे कॉम्बैट करने के लिए रणनीति मिले। शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, जो तमाम मुद्दे हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां बनी हुई हैं उनसे पार पाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्य तिथि है। वहीं देश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर नमन कर रहा है। इसी क्रम में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं देश भर से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी मुंबई में दादर की चैत्य भूमि में उन्हें श्रद्धांजलि देने जमा हुए हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने वंचितों, महिलाओं और श्रमिकों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद करता हूं। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी और भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को नमन किया। अपने ट्वीट में ओम बिरला ने कहा कि संविधान शिल्पी, महान विधिवेत्ता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। संविधान के रूप में उन्होंने
वो अमूल्य धरोहर देश को दी जिसने समाज में समता, न्याय, स्वतंत्रता व बंधुत्व को सुनिश्चित कर देश में लोकतंत्र सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को एक न्याय उन्मुख, प्रगतिशील व सर्वसमावेशी संविधान दिया जिससे हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई। बाबा साहब का संघर्षपूर्ण जीवन, विचार और उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके विचार और आदर्श सभी भारतवासियों के न केवल प्रेरणा है बल्कि नए भारत के निर्माण का आधार भी हैं। आजाद भारत के लिए जो स्वप्न उन्होंने देखा था उसे साकार करने का काम जारी है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य लोगों ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में BR अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। और आइए अब बात करते हैं G20 की बैठक से जुड़ी हुई। उदयपुर में जारी G20 के शेरपाओं की बैठक के आज तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में कल दूसरे दिन भारत की G20 अध्यक्षता के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चा हुई। तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली पर पहले 2 सत्रों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियों पर एक संवाद और G20 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक चाय पर चर्चा भी आयोजित की गई। बैठक के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि इस साल G20 की बैठक नवाचार को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत की प्राथमिकताओं में G20 भागीदारों की ही नहीं बल्कि विश्व के गरीब देशों की वे आकांक्षाएं भी परिलक्षित होंगी जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। G20 प्रतिनिधियों ने उदयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंग भी देखने को मिला। यहाँ विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक भारतीय जैकेट और पगड़ी में राजस्थान का अनुभव लिया। और वहीं G20 सदस्य देशों की शेरपाओं की बैठक उदयपुर में जारी है और इस दौरान वहां पर अद्भुत कला का भी प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने कलाकार राजेश वैष्णव से खास बातचीत की, आप भी देखिए। इसको क्या कहते हैं और ये कैसे यूनिक है, मतलब पानी में आप कैसे इसको बनाते हैं? पानी के ऊपर ये पहले जल को स्थिर करते हैं, स्थिर करने के बाद स्टोन मिनरल जो कोल पाउडर है और ये सॉफ्ट स्टोन है, वाइट जिंक है, ये सभी मिक्स करके हम फ्री स्टाइल बैकग्राउंड बनाते हैं। उसके बाद ये स्टेंसिल्स स्वयं के बने हुए उनको फिगर जो कृष्ण जी के ना अलग अलग झांकी बनाते हैं। 18 पीढ़ी हो गई हमें बनाते हुए। अच्छा, 18 पीढ़ी हो गई? 18 पीढ़ी में मैं हूँ।
जी हाँ। तो क्या बचपन से इसको देखते हैं हमारे पिताजी, आगे से आगे हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमें मतलब गाइड किया, जो बचपन से ही हम ही सभी मतलब बाल रूप में ही हम इस कला को सीखते हैं। बाकी बहुत हार्ड कला है। तो ये क्या यहाँ की राजस्थान की स्पेसिफिक है कि भारत के किसी और कोनों में भी पाई जाती है? ये सर गोकुल मथुरा में बनती थी, लेकिन वहाँ कभी सुना था 40-50 साल पहले बनती, लेकिन यहाँ अपने हमारा उदयपुर ठाकुर जी का मंदिर है गोवर्धननाथ जी का, वहाँ करीब 500 साल से ये झांकी बनती है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मान लीजिए मुझे ये लेके जानी हो या किसी को खरीदनी हो तो वो कैसे ले? ये पेंटिंग जो है ना खाली देखने की, ओनली फॉर प्रदर्शनी एग्जीबिशन है। खाली देखने से सबको बड़े सुंदर लगती है, अद्भुत कला, और हमें प्रसन्नता होती। ले जा तो सकते नहीं क्योंकि पानी में है तो हिल डुल के डैमेज हो जाएगी। जी हाँ। और वहीं काशी तमिल संगमम के तहत अब तक कई लोगों का समूह वाराणसी आ चुका है, जिनकी सुरक्षा से लेकर उनके घूमने तक की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी वाराणसी पुलिस के पास है। वहीं इस पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक मोथा जैन ने कहा कि देश के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले इस कार्यक्रम में वाराणसी पुलिस अपना पूरा योगदान दे रही है। देखिए, सुचारू रूप से चल रही है। बहुत वीआईपीज़ भी यहाँ आ रहे हैं और उनकी भी अच्छी व्यवस्था हो रही है। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, चूँकि ये देश के 2 हिस्सों को जोड़ने का प्रयास है, तो हमारा जो योगदान है उसको पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली सरकार ने 9 दिसंबर तक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध श्रेणीबद्ध कार्य योजना के स्टेज 3 के अंतर्गत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है। आपात सेवा और सरकारी चुनाव कार्यों के लिए लगाए गए वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि अगर ऐसे कोई वाहन चलते हुए पाए गए तो 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्य योजना को लागू करने संबंधी उप समिति की कल बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की समीक्षा हुई। और वहीं राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। बीते काफी दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से यूपी समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कई जगहों पर शीतलहर का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली NCR में सुबह और शाम अब मौसम धीरे धीरे सर्द होने लगा है। मौसम में नमी बरकरार है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज होगा। वहीं वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और प्रणाली के मुताबिक आज की वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 337 दर्ज की गई है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। और वहीं तमिलनाडु में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। 8 दिसंबर को राज्य के नागापट्टनम, तंजौर, तिरुवरूर, कुडालोर, कराईकल और चेन्नई में भारी से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी अंडमान सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह बारिश का अनुमान वहां पर जताया गया है। ये कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान की शक्ल भी ले सकता है और बंगाल की खाड़ी की तरफ भी असर देखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और पुडुचेरी में भी बारिश के आसार हैं। एहतियातन उत्तरी तमिलनाडु में NDRF की 6 टीमें तैनात की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निर्माण और विभिन्न नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में सिल्वर नैनो वायर का महत्व लगातार बढ़ रहा है। पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL के शोधकर्ताओं ने देश में सिल्वर नैनो वायर के निर्माण की किफायती जो तकनीक है उसकी विकसित की है। इस प्रयोगशाला में प्रतिदिन 500 ग्राम नैनो वायर का उत्पादन किया जा सकता है, वो भी $20 प्रति ग्राम की लागत पर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न आकारों के सिल्वर नैनो वायर्स का मूल्य $250 से $400 प्रति ग्राम है। इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पुणे की राष्ट्रीय रासायनिक
प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमोल कुलकर्णी से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। देखिए। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर अमोल कुलकर्णी जो कि सीनियर साइंटिस्ट है नेशनल केमिकल लैबोरेटरी पुणे में, और बात करेंगे हम कंटिन्यूस फ्लो सिंथेसिस जो एक टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है उसका, और भारत में अब उसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है और एनसीएल उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों के लिए, खासतौर से ये जो हम कॉमन मैन को, उनको तो पता नहीं है ये क्या टेक्नोलॉजी है, तो उनके लिए बताइए। कंटिन्यूस फ्लो में क्या रहता है कि आपका रिएक्टेंट्स साथ में रहते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक साथ बहुत टाइम नहीं रहते हैं, तो उसके वजह से साइड रिएक्शंस नहीं होती है, आपका प्योर प्रोडक्ट तैयार होता है। दूसरी चीज़ होती है कि रिएक्शंस जो होते हैं वो मतलब बैच में जो आप करते हो तो बैच में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत स्लो एडिशन करना पड़ता है बहुत लंबे टाइम के लिए, तो उसके वजह से भी आपका प्रोसेस एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता है। कंटिन्यूस में दोनों भी रिएक्टेंट 2, 3, 4 जितने भी रिएक्टेंट्स है वो एक साथ रिएक्टर के अंदर आ जाते हैं और एक रिएक्ट होके एक साथ ही बाहर प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक एग्जांपल पे काम किया था ओजोनोलिसिस रिएक्शन की, जिसमें ओजोन यूज़ करते हैं। कन्वेंशनली जो ओजोनोलिसिस होता है वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और बहुत लंबे समय तक आपको ओजोन पास करना पड़ता है रिएक्टर में। हमने उसको कंटिन्यूस किया। कंटिन्यूस में करने के बाद आपका रिएक्शन टाइम जो है वो 10-12 घंटे से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में हो जाता है, तो उतने, और ये जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा है, तो आपका कूलिंग का कॉस्ट आता है वो भी कम आ जाता है। तो ओवरऑल फुटप्रिंट जो है कि जितना आपको जितना स्पेस लगेगा वो बहुत कम हो जाता है। आप लोग ऐसे किसी चीज़ों पे काम करें जो इंडस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एसिड आप बात करते हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं करीब 90% से ज़्यादा, 100% के करीब, तो वो कैसे आप लोगों ने इसको बदल रहे हैं आप इस पूरी चीज़ को? एक डाई एसिड करके है, एजिलिक एसिड, वो बेसिकली 100% क्लोज टू 100% इंपोर्ट होता है, वो ओजोनोलिसिस रिएक्शन से होता है। तो जनरली क्या है कि क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कूलिंग का और रिएक्शन का, तो लोग हमारे यहाँ पर उतना, और ओजोनोलिसिस रिस्की रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन है, तो हम लोगों ने जब उसको कंटिन्यूस किया तो नाउ अभी हम लोगों ने एक कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। अभी नाउ ऑनवर्ड्स हमको लगता नहीं कि कोई यहाँ पर इंपोर्ट करेगा। आप बता रहे थे कि एक मोबाइल का भी इसका यूसेज है। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिकल है, लेकिन मटेरियल पे केमिकल जो रिएक्शन है वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। उसमें एक टच स्क्रीन रहता है। टच स्क्रीन जो रहता है वो 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। एक है उसमें ITO करके थिन फिल्म रहता है इंडियम टिन ऑक्साइड का, दूसरा कंपोनेंट है सिल्वर नैनो वायर्स से। तो हम लोगों ने सिल्वर नैनो वायर्स का कंटिन्यूस प्रोसेस बनाया है। आज तक मतलब जो भी फ़ोन्स जिसमें सिल्वर नैनो वायर्स बेस्ड टच स्क्रीन्स है, वो सिल्वर नैनो वायर्स की कीमत लगभग 15,000 रुपये पर ग्राम, तो 35,000 रुपये पर ग्राम से तक है। हम लोगों ने वो कंटिन्यूस प्रोसेस जो डेवलप किया है वो अराउंड 1200-1300 रुपये पर ग्राम के हिसाब से उसको अभी कम किया है कीमत उसका। और जनरली कोई भी इंडस्ट्री में जब ये लोग बनाते हैं तो बहुत बड़े रिएक्टर्स लेके एट द मोस्ट 100 ग्राम 200 ग्राम वगैरह बनाते हैं। हम हमारे लैब में उसको 500 ग्राम पर डे के हिसाब से बना लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि PLI स्कीम जो भारत सरकार लेके आई है, उससे आप लोगों को सहूलियत मिली है, कुछ आप लोगों को हेल्प मिला, खासतौर से इंडस्ट्री के साथ जब आप लोग काम करते हैं? तो हेल्प नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि NCL ने 15 साल पहले इसके कंटिन्यूस फ्लो सिंथेसिस पे काम चालू किया है। तो ये PLI स्कीम बहुत सही समय पे आया है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि चाइना प्लस इज देयर एनी दूसरा कुछ अल्टरनेटिव है क्या, और इंडिया डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव है। हमारे इंडस्ट्रीज़ बहुत मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपांड कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस फ्लो में जब करेंगे तो प्रोसेसेस एफिशिएंट रहेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी और हमारे पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर अमोल कुलकर्णी जो बता रहे थे कि कंटिन्यूस फ्लो सिंथेसिस जो है वो भविष्य है और NCL इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। कैमरा पर्सन स्मृति रंजन मोहपात्रा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पुणे। और वहीं सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत
गिरावट के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स 234 अंक गिरकर 62,599 पर कारोबार कर रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 66 अंक गिरकर 18,634 अंक पर कारोबार कर रहा है। कचरा उद्यान एफटीपी वेस्ट से वेल्थ बनाने की बात तो आपने सुनी ही होगी। उसी कड़ी में बोकारो CCL B&K प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर में एक कचरा उद्यान बनकर तैयार हुआ है, जो स्क्रैप सामग्रियों से बना हुआ है। चंडीगढ़ ने रॉक गार्डन की तर्ज पर बना ये कचरा उद्यान उद्घाटन के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। देखिए। कहा जाता है कि हीरे की पारखी पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, लेकिन आज के इस बदलते दौर में कचरे और स्क्रैप के भी पारखी हैं, जो अपनी रचनात्मकता से खूबसूरत शाहकार तैयार कर सकते हैं। बोकारो CCL B&K प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर का यह कचरा उद्यान उसी रचनात्मकता का जीता जागता रूप है। CCL प्रबंधन ने इस उद्यान को स्क्रैप में बचे पुराने टायर, ड्रम व लोहे के सामग्रियों से विकसित कर दिखाया है। हम लोग का जो मोटो है वो है हम लोग को कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से कैसे बेस्ट चीज हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। हम जिस क्षेत्र पे अभी खड़े हैं ये एक पानी लगा हुआ एरिया हुआ करता था, यहाँ घास जमे रहते थे। हमारे महाप्रबंधक की सोच पे हमने इसे एक नवनिर्मित पार्क का स्वरूप दिया है। और हमारे माइंस में पड़े हुए जितने स्क्रैप मटेरियल्स होते हैं, टायर हो गया, पाइप हो गया, लोहे हो गए, रेल्स हो गए, उन सब का यूज करके हमने एक बहुत अच्छा पार्क का निर्माण किया है। और आज इस पार्क को देखने के लिए इस पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। मौजूदा समय में कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती है, लेकिन कचरों का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल शायद ही किसी ने सोचा होगा। घरों, दफ्तरों और कारखानों में जगह घेरने वाली बेकार सामग्रियों ने इस उद्यान की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया है। जो बेकार पड़े ड्रम थे वे बैठने की कुर्सियों और टेबल में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस कचरा उद्यान में दर्जनों फलदार वृक्ष और फूल के पौधे लगाए गए हैं, जो आसपास की आबो हवा को तरोताज़ा बना रहे हैं। B&K एरिया में हम लोग स्क्रैप के साथ एक छोटा सा बगीचा बनाया उनका गेस्ट हाउस में। इस टाइप का और भी कुछ जगह पे हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल में भी ध्यान दे रहे हैं। जैसा एक क्षेत्र जैसा हमारा खतारा में जरिंडी में करीब 10 करोड़ का हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल का भी हम लोग लिया है, एंड इसमें हम लोग रिजल्ट्स भी मिल रहा है। बोकारो CCL B&K प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर का ये कचरा उद्यान पर्यावरण और मृदा संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि कई ऐसे अपशिष्ट हैं जो हजारों सालों तक नष्ट नहीं होते। उन अनुपयोगी अपशिष्ट का इस्तेमाल यहाँ सजावटी वस्तुओं की तरह हो रहा है, जिसने स्क्रैप को भी चांद तारों की तरह अनमोल बना दिया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स का ये बोकारो और करगली का एरिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो ये वेस्ट टायर थे, इसके जरिए यहाँ पर पौधों के लिए दान बनाया गया है, जहाँ पर पौधे लगाए गए, और ये पूरा जो इनका कैंपस है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है। और यहाँ पर स्वच्छता जो लगता है वो यहाँ के कर्मचारियों में एक आदत बन गया है। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बोकारो। और वहीं इराक पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती बना हुआ है और इसे केवल एक समान एकीकृत शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण ही पराजित कर सकता है। बैठक में बोलते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत मानता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई तभी मजबूत हो सकती है जब हम आतंक के गंभीर और अमानवीय कृत्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे और आतंकवाद को प्रोत्साहित करेंगे। वहीं आतंकवाद को प्रोत्साहन और समर्थन न देते हुए कार्रवाई करेंगे। भारत कोविड महामारी के बाद फिर से ब्रिटेन के नागरिकों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू करने वाला है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के
दौर स्वामी ने कहा है कि ई वीज़ा सेवा जल्द ही नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी और इसे शुरू करने की तारीख भी जल्द ही घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से ब्रिटेन के लोग भारत में अधिक आसानी से यात्रा कर सकेंगे। वहीं अगस्त में आए ब्रिटेन के आंकड़ों के अनुसार भारतीयों को सबसे अधिक संख्या में ब्रिटेन में स्टडी, वर्क और विजिटर वीज़ा जारी किए गए हैं। ब्रिटेन में प्रायोजित अध्ययन वीज़ा पाने के मामले में भी भारत चीन से आगे निकल गया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 28 नवंबर को अपने बयान में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर जोर दिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश के डेयरी उद्योग को विकसित करने के लिए भारत से मदद मांगी है। श्रीलंका में दूध उत्पादन दोगुना करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अमूल उसे तकनीकी सहायता देंगे। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने एक समिति गठित की है जो स्थानीय स्तर पर दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना बनाने में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी। भारत 22% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। श्रीलंका दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में अभी काफी पीछे है। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस देश में $30 करोड़ से अधिक का सालाना डेयरी उत्पाद आयात होता है। और वहीं नेपाल के चुनाव आयोग ने 14 दिसंबर तक प्रांतीय और संसदीय चुनावों के अंतिम परिणाम घोषित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर्वाधिक मत पाने वालों की मतगणना पूरी हो गई है। चुनाव आयोग अगले 10 दिनों में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। राजनीतिक दलों ने पहले ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है। चुनाव अधिनियम के अनुसार इस बार वे चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के नाम सौंपेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार प्रतिनिधि सभा के 165 निर्वाचन क्षेत्रों और प्रांतीय विधानसभा के 330 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उधर कोलंबिया में भूस्खलन की वजह से 33 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटना हुई और प्यूबेलो रिको और सेंटा सिसिलिया गांवों के बीच एक बस चपेट में आ गई। ये घटना राजधानी बोगोटा से 230 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। आंतरिक मामलों के मंत्री अल्फोंसो प्रादा के मुताबिक 3 नाबालिगों सहित 33 लोगों को मृत पाया गया। वहीं हम 9 लोगों को बचाने में कामयाब रहे हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई। वहीं इससे पहले रिसाराल्दा के गवर्नर विक्टर तमायो ने कहा था कि 5 लोगों को बस से जीवित निकाला गया है। अधिकारियों के मुताबिक बचाव दल एक बस और एक मोटरसाइकिल सवार लोगों की तलाश में जुटा हुआ है, जिनकी भूस्खलन में फंसे होने की खबर है। उधर कांगो के किशेशे शहर में पिछले सप्ताह हुए नरसंहार में 272 लोगों की मौत हो गई। ये इलाका क्षेत्रीय राजधानी गोमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार ने जानकारी दी कि मरने वालों की संख्या पिछले अनुमान से 50 से बढ़ गई है। वहीं कांगो की सरकार ने M23 विद्रोही समूह पर नरसंहार का आरोप लगाया है। हालांकि विद्रोही समूह M23 ने इस आरोप का खंडन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पिछले हफ्ते 29 नवंबर को किशेशे में हुए M23 और स्थानीय मलेशिया के बीच संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन उसने कोई आंकड़ा नहीं दिया। बता दें कि अंगोला में हाल ही में हुई बैठक में स्थानीय नेताओं ने संघर्ष विराम को लेकर अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा था कि हाल के महीनों में M23 ने जिन शहरों पर कब्जा कर लिया है वहां से भी उसे हटना होगा, नहीं तो पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्रीय बल इसमें हस्तक्षेप करेंगे। और वहीं रूस के तेल पर बाध्यकारी मूल्य लागू होने के दिन ही रूसी सेना ने यूक्रेन में मिसाइलों की बौछार कर दी। ताज़ा हमलों में 2 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हुए हैं। हमलों के कारण कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली संयंत्रों पर हमले से यूक्रेन के बड़े इलाकों में फिर से अंधेरा छा गया। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान
में बच्चे, बुजुर्ग और अन्य नागरिक बिजली पानी की किल्लत झेलते हुए रहने को मजबूर हैं। ओडिशा में हमले के बाद पंपिंग स्टेशन ने जलापूर्ति भंग हो गई है। वहां पर आपूर्ति करने वाली पाइपलाइनों को नुकसान हुआ है, जबकि मिकोलाइव और उसके आसपास के इलाकों की बिजली चली गई है। रूसी हमले के चलते कई शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भंग हो गई है। राष्ट्रपति भवन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ताज़ा हमले से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। ताज़ा रूसी हमले से पड़ोसी देश मालदोवा की विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इस छोटे से देश के कुछ क्षेत्रों में यूक्रेन से ही बिजली की आपूर्ति होती है। और वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सख्त शून्य कोविड नीति के खिलाफ अभूतपूर्व सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को लगभग 2 वर्षों में पहली बार चीन की राजधानी बीजिंग ने कोरोना वायरस जांच आवश्यकताओं के लिए अपने मानदंडों में ढील दी है। नई घोषणा के अनुसार शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, वाणिज्यिक भवनों और आवासीय परिसरों में प्रवेश करने के लिए अब न्यूक्लिक एसिड परीक्षण के नकारात्मक परिणाम की आवश्यकता नहीं है। पांच बार की चैंपियन ब्राजील ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को आसानी से 4-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। ब्राजील की तरफ से चारों गोल पहले हाफ में हुए। ब्राजील ने शुरू से ही मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए 7वें मिनट में ही बढ़त ले ली। चोट के बाद वापसी कर रहे स्टार स्ट्राइकर के नेमार के पास पर पहला गोल विनिसियस जूनियर ने किया। 13वें मिनट में ब्राजील को पेनाल्टी मिली, जिसे गोल में बदलकर नेमार ने टीम को 2-0 से आगे कर दिया। रिचार्लिसन ने 29वें मिनट में टीम का तीसरा गोल किया। ब्राजील की तरफ से चौथा गोल 36वें मिनट में लुकास ने किया। दक्षिण कोरिया की तरफ से एकमात्र गोल दूसरे हाफ में हुआ। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना शुक्रवार को क्रोएशिया से होगा। क्रोएशिया ने कतर में चल रहे फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 16 के मुकाबले में क्रोएशिया ने जापान को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। क्रोएशिया की टीम की जीत में गोलकीपर लिवाकोविच ने अहम भूमिका निभाते हुए शूटआउट में 3 पेनाल्टी बचाई। इससे पहले मैच का पहला गोल जापान की तरफ से पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले हुआ। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में ही क्रोएशिया ने गोल करके मैच को बराबर कर दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर रहीं। 15-15 मिनट के 2 अतिरिक्त समय में भी दोनों टीमें बढ़त नहीं ले पाईं। इसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में चला गया। क्रोएशिया की ओर से व्लासिच, ब्रोजोविच और पसालिश ने पेनल्टी को गोल पोस्ट तक पहुंचाया। वहीं जापान की ओर से सिर्फ असानो गोल कर सके। विश्व कप में आज प्री क्वार्टर फाइनल के आज अंतिम 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में स्पेन का सामना मोरक्को से होगा। 2010 की चैंपियन स्पेन का प्रदर्शन अब तक प्रतियोगिता में मिला जुला रहा है। पहले मैच में बड़ी जीत हासिल करके शानदार शुरुआत करने वाली स्पेन ने ग्रुप दौर में 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ जापान के बाद दूसरा स्थान हासिल किया था। अंतिम ग्रुप मैच में टीम को जापान के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। स्पेन की टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है। दूसरी तरफ मोरक्को ने अब तक के अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाया है। ग्रुप एफ में बेल्जियम और क्रोएशिया जैसी टीम को पछाड़कर उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया था। टीम को अब तक प्रतियोगिता में कोई हार नहीं मिली है। ग्रुप दौर में मोरक्को ने 2 मैच जीते थे, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा था। और वहीं एक अन्य मुकाबले में देर रात पुर्तगाल का सामना स्विट्जरलैंड के साथ होगा। इस मुकाबले में सभी की निगाहें एक बार फिर से पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रदर्शन पर लगी होंगी। रोनाल्डो का प्रदर्शन अब तक नाम के अनुरूप प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है। वहीं पुर्तगाल की टीम ग्रुप दौर में पहले दोनों मैच जीतने में सफल रही थी। हालांकि अंतिम ग्रुप में के मैच में उन्हें दक्षिण कोरिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। दूसरी तरफ बात अगर स्विट्जरलैंड की करें तो टीम 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। स्विट्जरलैंड की टीम को जीत दिलाने का दारोमदार काफी हद तक ब्रील एम्बोलो पर होगा। उन्होंने ग्रुप चरण में 2 गोल किए हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मैच हुए हैं। इसमें पुर्तगाल ने 9 में जीत हासिल की है, जबकि स्विट्जरलैंड को 11 मैच में जीत मिली है। 5 मैच ड्रॉ रहे हैं।
और मुक्केबाजी के पावर हाउस माने जाने वाले क्यूबा की महिला मुक्केबाज भी अब प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगी। क्यूबा ने महिला मुक्केबाजों को 60 साल से अधिक समय के बाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने की इजाजत दे दी है। विश्व मुक्केबाजी में अब तक क्यूबा के पुरुष मुक्केबाजों का दबदबा देखने को मिला। 1972 के ओलंपिक के बाद से अब तक क्यूबा के मुक्केबाजों ने ओलंपिक में 41 स्वर्ण पदक जीते हैं। हालांकि इन प्रतियोगिताओं से महिला मुक्केबाज अब तक खेलती दिखाई नहीं देती थी। क्यूबा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के उपाध्यक्ष एरियल सैंस ने महिला मुक्केबाजों के हिस्सा लेने की घोषणा करते हुए कहा कि अब महिला मुक्केबाजों को देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर लाने का समय हो गया है। क्यूबा अब तक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में शामिल 202 देशों में से एक था जहां महिलाओं की मुक्केबाजी का अभ्यास नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक गंभीर अवस्था है जिसका इलाज यदि समय रहते ना किया जाए तो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। खून में क्रिएटिनिन और यूरिया का अधिक स्तर सूचक होता है कि व्यक्ति के गुर्दे ठीक से कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किन कारणों से हो सकता है गुर्दा रोग और इसके लक्षण क्या होते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी गुर्दा रोग, जिसमें बीमारी या किसी अन्य कारण से गुर्दे प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे समय के साथ कार्य करना बंद कर देते हैं। ज़्यादातर बीमारियां जो किडनी खराब करती हैं उनमें से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन है। एलोपैथिक दवाइयां हो, चाहे वो होम्योपैथिक दवाइयां हो या किसी और माध्यम की दवाइयां हो, अगर वो बिना सुपरविजन के या बिना किसी के जानकारी के लंबी देर के लिए ली जाए तो वो किडनीज को खराब कर सकती हैं। किडनी में पथरी का होना, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन आना, ये भी अपने आप में किडनी खराब कर सकती हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो परिवार में चलती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जो किडनीज को खराब कर सकती है। गुर्दे प्रभावित होने की प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नजर नहीं आते और इसकी पहचान नहीं हो पाती। जल्द पहचान और सही इलाज से गुर्दे की बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। जब तक 70% तक डैमेज ना हो तो ज़्यादातर उसके कोई लक्षण नहीं आते। जो लक्षण ज़्यादातर देखे जाते हैं वो है पैरों में सूजन आना, आंखों के आसपास सूजन आना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना हो पाना, खून की कमी रहना, कमज़ोरी महसूस करना, थकावट सी महसूस करना और उल्टियों का बार बार आना। अगर किडनी की डैमेज काफ़ी हद तक एडवांस हो चुकी है कि जिससे कि जैसे कि हम कहते हैं 10% से कम किडनीज काम कर रही हैं, ऐसी स्थिति में दवाइयों के सहारे आगे काम चलाना मुश्किल है और इस स्थिति में आपको डायलिसिस, चाहे वो खून की हो, चाहे वो पेट की हो या फिर ट्रांसप्लांट, इन तीनों में से किसी का सहारा लेना पड़ेगा। यदि गुर्दे फेल हो जाएं और कार्य करना बंद कर दें तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता पड़ती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और हेरिटेज वॉक की बात करें तो आज हम आपको उसमें लेकर चलेंगे वडोदरा में स्थित भव्य लक्ष्मी विलास पैलेस के सफर पर। इस महल का परिसर ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस से भी करीब 4 गुना बड़ा है। देखिए। भारत के गुजरात राज्य के वडोदरा में मौजूद है खूबसूरत लक्ष्मी विलास पैलेस। ये एक ऐतिहासिक महल है जिसका निर्माण गायकवाड़ रियासत के महाराजा सियाजी राव तृतीय ने साल 1890 में करवाया था। शहर के बीचों बीच मौजूद ये पैलेस अपनी वास्तुकला और भव्यता के लिए बेहद मशहूर है। लक्ष्मी विलास पैलेस परिसर 500 एकड़ से भी बड़े इलाके में फैला हुआ है। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी घर है। ये ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस से भी करीब 4 गुना बड़ा है। लक्ष्मी विलास पैलेस इंडो सार्सेनिक रिवाइवल शैली की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। लक्ष्मी विलास महल के अंदर शानदार पच्चीकारी, झूमर और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। साथ ही हथियारों और कला का भी एक बेहद प्रभावशाली संग्रह पैलेस में मौजूद है।
बताया जाता है कि जब इस महल का निर्माण हुआ था उस वक्त महल में उस समय की सबसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थीं। महल में इतालवी पच्चीकारी से अलंकृत फर्श और दीवारों वाला एक शानदार दरबार हॉल है। यहाँ आपको बेल्जियम की गिलास खिड़कियां और दीवारें जटिल पच्चीकारी से सजी हुई मिलेंगी। इसके प्रवेश द्वार से पहले मन को मोह लेने वाला एक बगीचा भी है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और महल के आखिरी हिस्से तक बांधे रखता है। महल के परिसर के अंदर अन्य कई इमारतें मौजूद हैं। यहाँ बैंक्वेट्स एंड कन्वेंशन के अलावा मोती बाग पैलेस और महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय भवन भी मौजूद हैं। इसी परिसर में मोती बाग क्रिकेट ग्राउंड और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यालय भी मौजूद हैं। हजारों लोग लक्ष्मी विलास पैलेस की भव्यता देखने दूर दूर से वडोदरा आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।